हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट 5 विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं तरंग प्रकाशिकी का चैप्टर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंग के 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ इन्हें याद करते चलिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक का यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगी। मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दी थी। आज हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत समझाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत समझाइए। और दूसरा क्वेश्चन है, एक्स किरण किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो स्टूडेंट्स, मैं ये तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाती हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ही मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करवाऊँगी, अब वो 3 में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो आप 3 से ही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद करें। अब हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट्स, जो माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, ओवन या ओवन निश्चित तरंगदैर्ध्य की सूक्ष्म तरंगों के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, ये सूक्ष्म तरंगों के सिद्धांत पर आधारित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके जिस स्थान पर भोजन को रखते हैं वहाँ उपयुक्त आवृत्ति की माइक्रो तरंगे उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार बर्तन को गर्म करने में ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। पारंपरिक विधि में पहले बर्नर पर रखा हुआ पात्र गर्म होता है, फिर इससे ऊर्जा पात्र में रखे भोजन को स्थानांतरित होता है, जबकि माइक्रोवेव ओवन ऊर्जा सीधे जल के अणुओं को उनसे संपूर्ण भोजन को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए ये आपके सामने माइक्रोवेव ओवन का डायग्राम दिख रहा होगा स्टूडेंट, शायद आपने कभी ना कभी देखा होगा या अपने घरों में भी उपयोग होता है किचन में। देखो यहाँ पे आपको ये माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपको कुछ लेग पीस दिख रहे होंगे। ठीक है, मान लो हम इसमें कुछ सब्जी पका रहे हैं, ठीक है, या कोई भी भोजन या कोई भी अनाज अगर हम पका रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, उसे रखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, और ये इसका स्टायरर है, देखो ये घूमता है। और ये वेव गाइड, ठीक है, ये मैग्नेट्रॉन, ये अलग अलग इसके पार्ट्स है। यहाँ से इसको पावर देते हैं, मतलब बिजली से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका डोर है जहाँ से हम अंदर किसी भी चीज़ को रखते हैं। ठीक, तो देखिए इसके अंदर जब हम भोजन रखते हैं तो ये इसको गर्म नहीं करता, आसपास इसकी जो बॉडी या बर्तन को गर्म नहीं करता। जो बर्तन रखे हैं वो सीधे सीधे जो भोजन हमने उसके अंदर रखे हैं उसी को गर्म करता है। तो सिंपल सी बात है, भोजन को गर्म करेगा सीधे तो जो विद्युत ऊर्जा है वो कम खर्च होगी। ठीक है, अगर जो सामान्य बर्तन की बात करें तो सामान्य बर्तन पहले मतलब सामान्य जो माइक्रोवेव ओवन है वो पहले किसको गर्म करेगा, बर्तन को, आसपास जो बर्तन है जिसमें हमने भोजन को रखे हैं, तो उससे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, तो देखो नाम से ही स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि माइक्रोवेव ओवन मतलब माइक्रो तरंग के सिद्धांत पर काम करता है। सूक्ष्म तरंग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रो तरंग। तो आप फिर से मैं पढ़ देती हूँ, मेरे साथ याद करते चलिए। माइक्रोवेव ओवन निश्चित तरंगदैर्ध्य की सूक्ष्म तरंगों के सिद्धांत पर आधारित है। इसके जिस स्थान पर भोजन को रखते हैं वहाँ उपयुक्त आवृत्ति की माइक्रो तरंगे उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार बर्तन को गर्म करने में ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती, जबकि पारंपरिक विधि में पहले बर्नर पर रखा हुआ पात्र गर्म होता है, फिर इससे ऊर्जा पात्र में रखे भोजन को स्थानांतरित होता है, जबकि माइक्रोवेव ओवन में ऊर्जा सीधे जल के अणुओं को उनसे संपूर्ण भोजन को प्राप्त होती है। तो 2 नंबर में आप इतना नहीं भी लिखे तो चलता है, अगर यहाँ तक भी लिख दिए तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक के लिखना है आपको, यहाँ तक भी लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड था एक्स किरण किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है। एक्स किरण के बारे में आपने इसके पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो एक्स किरण होता क्या है, इसकी खोज किसने की, इसके तरंगदैर्ध्य के बारे में, उत्पत्ति, गुण, उपयोग, सभी की सभी चीज़ें एक साथ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे परिभाषा पूछा गया है, तो आपको परिभाषा ये बताना है कि एक्स किरण जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। इसकी खोज रोंटगन ने सन 1895 में किया था। कब किया था रोंटगन ने इसकी खोज? सन 1895 में। ठीक है, बस 2 नंबर में क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है इसमें। और इसके उपयोग तो देखिए, इसके उपयोग नीचे दिख रहे हैं आपको। इसका उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार में होता है, शरीर में टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में होता है, मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने में होता है, और क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने में। आपने एक्सरे सुना होगा, जब हम एक्सरे करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी अंदर प्रॉब्लम हो या कुछ टूटी फूटी हड्डियां हो, ठीक है, तो वो जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो उसको वो हाईलाइट करता है। मतलब हमारे शरीर में एक्स किरण जाने के बाद में वो उन अंगों की इमेज हमको दे देता है जिनके इमेज हम ले नहीं सकते ऊपर से, ठीक है, जब तक कि हम अंदर उनको मतलब ऑपरेशन करके नहीं देखेंगे। तो इस तरह से ये सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ होता है एक्स किरण का, वो होता है कैंसर के उपचार में, और शरीर में टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में, मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने में, क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने में। तो 2 उपयोग लिख सकते हो या 3 भी लिख सकते हो। तो ये है एक्स किरण। वैसे इसके आगे और डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 था आपका विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में उपस्थित विभिन्न तरंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कुछ इसी तरह से था। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम है आपके पास में। इस डायग्राम में देखिए आप, ये डायग्राम में मैंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों को इस तरह से देखो अरेंज किया है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कई प्रकार की होती है, जिसमें पहली जो तरंग है वो होती है गामा तरंग। पहली तरंग क्या है? गामा तरंग। दूसरी मतलब गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड रेस, ठीक है, रेडियो वेव्स, और ये रेडियो वेव्स के पहले एक और वेव्स आता है, माइक्रोवेव्स। ठीक है, शायद यहाँ डायग्राम में छूट गया है ये। तो इस तरह से इनके जो क्रम हैं, ठीक है, वो होते हैं। अब मैं इनको हिंदी में आपको एक के बाद एक समझाती हूँ। देखिए, गामा जो रेस है, ठीक है, उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, उसकी खोज किसने की, इसका उपयोग कहाँ होता है, एक्स किरणों का उपयोग। ये देखिए आप ऊपर में देखिए, ये एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है, और इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब इनके जो रेंज होते हैं उनके आधार पर इनको इस तरह से क्रम में रख दिया गया है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे समझते हैं इसको। डायग्राम को आप एक बार देख सकते हो, फिर से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। तो पहला जो किरण है वो है गामा किरण, गामा रेस। भाई पॉइंट वाइज देखेंगे, खोज किसने किया था, तो बेक्यूरेल ने सन 1896 ईस्वी में खोज किया था। ठीक है, तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो 10⁻⁻13 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये किस में हुआ स्टूडेंट्स? मीटर में। अब एंगस्ट्रम में, तो एंगस्ट्रम में 0.001 एंगस्ट्रम से 1 एंगस्ट्रम तक के हो सकता है इसका रेंज। ठीक है, मतलब इतनी दूरी तक ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब इसका गुण देखिए, तो इसके गुण में, इसमें परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, विक्षेपण का गुण पाया जाता है। अब देखिए, आपने परावर्तन पढ़े ही हो बहुत अच्छे से, अपवर्तन भी पढ़े ही हो, ध्रुवण, विवर्तन, विक्षेपण, ये सभी की सभी प्रकाशिक घटनाएं हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको डिटेल में समझाई थी सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये सभी का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब गामा किरण का परावर्तन भी होता है, गामा किरण का अपवर्तन भी होता है, गामा किरण का ध्रुवण भी होता है, विवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है। ठीक है, ये सभी गुण गामा किरणों के अंदर होता है। दूसरा है, यह सरल रेखा व तरंगों के रूप में गमन करता है। किस रूप में गमन करता है? सरल रेखा व तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है, स्पष्ट है भाई, प्रकाश भी सरल रेखा के रूप में गमन करता है, तो गामा किरणें भी सरल रेखा और तरंग के रूप में गमन करता है। ठीक है, तो ये हुए इसके 2 गुण स्टूडेंट्स, आप अच्छे से ध्यान रखिए। जब उपयोग, जनरली उपयोग ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका उपयोग क्या है? देखो, इसकी उपस्थिति में ही अन्य वस्तुएं देखी जा सकती हैं। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है।
मतलब गामा किरण की उपस्थिति में ही हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। और यह क्या उत्पन्न करता है? तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इस तरह से इसके उपयोग हो गए। अब हम चलते हैं एक्स किरण की ओर। देखिए मैंने पहले ही बोली थी, ठीक है, दूसरे नंबर में गामा के बाद में दूसरा कौन सा देखे थे हमने डायग्राम में? एक्स किरण। एक्स किरण की खोज किसने किया है? तो एक्स किरण की खोज किया है रोंटजन ने 1895 में। आप याद रख लो, बार बार बोल के देखो, एक्स किरण की खोज रोंटजन 1895। ठीक है, इस तरह से आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद होते जाएंगे। अब इसका रेंज देखिए, इसका रेंज कहाँ से शुरू हुआ था स्टूडेंट्स? 10⁻13 से 10⁻10। देखो अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये हो रहा है 10⁻10 से 10⁻8। मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना घट रहा है, लेकिन घट नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, वैसे ही जब हम पराबैंगनी किरणों की बात करेंगे तो ये 10⁻8 से 10⁻7 की ओर चलेगा। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में हम एक के बाद एक देखते जाएंगे सभी को। तो जो एक्स किरण है, इसकी खोज किसने किया है स्टूडेंट्स? रोंटजन ने। इसका तरंग दैर्ध्य मीटर में 10⁻10 की घात से 10⁻8 की घात मीटर कोटि का। और एंगस्ट्रम में तो देखो, वो एंगस्ट्रम में कहाँ से था? 1 तक गया था, 0.001 एंगस्ट्रम से 1 एंगस्ट्रम तक के। तो अब ये कहाँ तक के, कहाँ से शुरू होगा? 1 से। और 1 से शुरू होकर आगे तक के जाएगा, क्योंकि हम बढ़ते क्रम में देख रहे हैं। तो 1 एंगस्ट्रम से ये 100 एंगस्ट्रम तक के इसका रेंज होता है। उत्पत्ति तो कहाँ से उत्पन्न होता है ये एक्स किरण? ये कैथोड किरण या त्रिवगामी इलेक्ट्रॉन के भारी तत्व के लक्ष्य से टकराने के दौरान उत्पन्न होता है। ठीक है, कैथोड किरण या त्रिवगामी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी तत्व से टकराते हैं तो उस दौरान एक्स किरण की उत्पत्ति होती है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जब हमने कक्षा 11वीं में कैथोड किरणों की खोज के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने एक प्रयोग पढ़े थे। ठीक है, उस प्रयोग में हमने देखे थे कि कैथोड किरण की खोज कैसे हुई थी। और जब उसके मार्ग में हमने एक कांच की नली लिए थे उसमें, और जब उसके मार्ग में हमने कुछ धातु लिए थे और उस दौरान कैथोड किरण गुजरते थे, तो धातु पे पड़ने के बाद में, ठीक है, कुछ किरणें निकली थी जिसको हमने एक्स किरण नाम दिए थे। तो कक्षा 11वीं का आप अगर चैप्टर नंबर 2 अच्छे से देखोगे तो आपको सभी चीज़ें याद आ जाएगी कि किस तरह से एक्स किरण कैथोड किरण से उत्पन्न हुआ था। गुण, इसके गुण हैं, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। दूसरा, प्रतिदीप्तिशील पदार्थ बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर पड़ने पर ये चमक उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे बेरियम है या प्लेटिनोसाइनाइड है, इनके ऊपर अगर ये पड़े तो ये क्या उत्पन्न करती हैं? अपने आप चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ये इसके 2 गुण हुए। अब इसका उपयोग अब भी हमने कुछ देर पहले देखे थे, कैंसर के उपचार में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है। शरीर में टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में, मूल्यवान वस्तु का पता लगाने में, और क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम चलते हैं तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में जो तीसरे नंबर पे आता है वो है पराबैंगनी किरणें। तो जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसकी खोज किसने किया था? रीटन ने सन 1801 में। और तरंग दैर्ध्य कितना है इसका? 10⁻⁻8 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर तक के इसके तरंग दैर्ध्य का रेंज होता है। और एंगस्ट्रम में देखिए, वो 100 पे ख़त्म हुआ था, तो ये 100 से शुरू होकर कहाँ तक के जाएगा? 4000 एंगस्ट्रम तक के। तो ये इसकी एंगस्ट्रम में रेंज हुई। ठीक है, उत्पत्ति भाई, पराबैंगनी किरणों के बारे में आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपदा प्रबंधन के पेपर में जनरली पराबैंगनी किरणों का जिक्र होता है। ठीक है, ओजोन किरणें, जो ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को हम पृथ्वी तक आने से रोकती है। और कहाँ से उत्पन्न होती है पराबैंगनी किरण? तो पराबैंगनी किरण सूर्य से उत्पन्न होती है। ठीक है, और कहाँ से? विद्युत विसर्जन नलिका से और कार्बन आर्क से आदि जगहों से पराबैंगनी किरण का जो उत्पत्ति स्थान है, यानी कि स्रोत। अब गुण भाई देखिए, तो पराबैंगनी किरणें गैसों को क्या करती है? आयनित करती है। दूसरा, ये रासायनिक परिवर्तन के लिए अत्यधिक सक्रिय होती है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। तो ये इसके गुण हुए। उपयोग, तो इसका उपयोग होता है कीटाणुओं को मारने में, ताजे अंडे व शुद्ध घी की पहचान में,
हीरे जवाहरातों की शुद्धता का पता लगाने में, फिंगरप्रिंट का पता लगाने में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। ये काफ़ी उपयोगी भी हैं, लेकिन अगर सूर्य से अधिक मात्रा में आए हमारे पृथ्वी तक तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक भी है। ठीक है, संपूर्ण जीव जगत के लिए फिर ये एक खतरा का कारण बन सकता है। तो आपको इस तरह से उपयोग याद करना है स्टूडेंट्स। आइए हम तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में पराबैंगनी किरणों के बाद में नेक्स्ट किरण देखते हैं, दृश्य प्रकाश। चौथे नंबर का जो स्पेक्ट्रम है या विद्युत चुंबकीय तरंग है वो कौन है? दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी खोज किसने की थी? तो सर आइजक न्यूटन, सन 1666 में। सर आइजक न्यूटन का नाम तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आइजक न्यूटन ने इसकी खोज की थी सन 1666 में। तरंगदैर्ध्य कितना होता है? देखो वो कहाँ पे ख़त्म हुआ था? 4 × 10⁻⁷ पे ख़त्म हुआ था। तो अब ये वहाँ से स्टार्ट होगा, और वहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक के जाएगा? ये जाएगा 7.8 × 10⁻⁷, मतलब वहीं है, इसी कोटि में है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ेगा। 4 से कहाँ जाएगा? ये 7 तक के। एंगस्ट्रम में देखो वो 4000 पे ख़त्म हुआ था, तो 4000 से शुरू होकर 7000 एंगस्ट्रम तक के जाएगा। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है भाई? तो ये भी देखो, दृश्य प्रकाश मतलब जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। तो अभी हम देख सक रहे हैं, मतलब कहाँ, किसके प्रकाश से देख रहे हैं? सूर्य के प्रकाश की वजह से। तो सूर्य प्रकाश से ही इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, विद्युत बल्ब से भी देखो, अगर अंधेरा हो या लाइट चले जाए तो हम देख नहीं पाते, लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो हम देख पाते हैं। तो ये विद्युत बल्ब से ही दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है। सोडियम लैंप, फ्लोरेसेंट ट्यूब आदि से प्राप्त प्रकाश दृश्य प्रकाश होते हैं। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नंबर 4 हो गया। अब हम नंबर 5 की ओर चलते हैं। नंबर 5 जो है वो है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेस। खोज विलियम हर्शेल ने किया है स्टूडेंट्स सन 1800 में। इसका रेंज देखिए, जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको याद करिए। ठीक है, सारे क्रम से हैं। उत्पत्ति, पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करने में। गुण, इसका उसमें प्रभाव अधिक होता है। भाई स्पष्ट सी बात है, औरत किरणें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रभाव, मतलब बहुत गर्म होती है ये। ठीक है, तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन बहुत कम होता है। और सिंपल सी बात है, जिसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है उसका उसमें प्रभाव कैसे होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप औरत किरणों के बारे में याद करिए। अब इसका उपयोग देख लेते हैं हम। तो इसका उपयोग होता है अंधेरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सिकाई के लिए। सिकाई मतलब देखो, इसकी मदद से हम सिकाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका उसमें प्रभाव अधिक होता है, इसीलिए इस रेस की मदद से सिकाई भी कर सकते हैं। और कोहरे में वस्तुओं को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हमने पढ़े, इसका तरंगदैर्ध्य जो है वो अधिक होता है और प्रकीर्णन कम होता है। क्योंकि तरंगदैर्ध्य प्रकीर्णन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो भाई प्रकीर्णन कम होने की वजह से दूर से भी दिखाई देता है आसानी से। इसलिए कोहरे में स्थित वस्तु यानी कि जैसे, हाँ, वस्तु को देखने में, जैसे हम जो सिग्नल लैंप होते हैं, ठीक है, या एम्बुलेंस के जो लाइट होते हैं, हेडलाइट, वहाँ पे हमेशा रेड प्रकाश यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैसे अवरक्त प्रकाश जो है वो लाल कलर में ही आता है, लाल कलर की कैटेगरी में। तो इस तरह से उपयोग हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट, माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रो तरंगे। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 माइक्रो ओवन का सिद्धांत। तो ये माइक्रो तरंग के सिद्धांत पे काम करता है। और कैसा माइक्रो तरंग? तो एक निश्चित आवृत्ति का माइक्रो तरंग। ठीक है, अब इसकी खोज किसने किया था भाई? हर्टज ने सन 1888 में। ठीक है, तरंगदैर्ध्य की कोटि जहाँ से वो ख़त्म हुआ था वहाँ से ये शुरू होगा, तो आप इन्हें याद कर लीजिए कोटि को। अब इसकी उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो विद्युतीय दोलनों अर्थात दोलायमान आवेशों से होता है। ठीक है, गुण, इसका गुण है यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। इसका विवर्तन बहुत कम होता है। ठीक है, और उपयोग, तो इसका उपयोग होता है रडार और दूरसंचार में। ठीक है, जो रडार प्रणाली है स्टूडेंट्स, मैंने इसके बारे में आपको बताई थी। ठीक है, आप देखिए, नोट्स को पलटाइए, याद करिए रडार प्रणाली क्या होता है, मैंने डिटेल में समझाई थी। तो इस तरह से माइक्रोवेव्स के बारे में आप याद कर लीजिए पॉइंट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो क्रम है वो है लास्ट है रेडियो तरंगे या बेतार तरंगे। बेतार मतलब जिसमें तार की मदद नहीं ली जाती।
तो जो बेतार तरंगे हैं उसकी खोज किया था मार्कोनी ने। आपको एक चीज़ भी याद होगा कि रेडियो की खोज किसने किया था, तो उसका आंसर हम हमेशा मार्कोनी लिखते थे। कब किया था? 1895 में रेडियो तरंग की खोज किया था मार्कोनी ने। और तरंग दैर्ध्य की कोटि देख लीजिए आप, उत्पत्ति देख लीजिए, इनके गुण देखो, इन पर वायुमंडलीय दाब, वर्षा आदि का प्रभाव नहीं होता है। बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए हम बारिश में भी और जब मतलब ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा ठंडी हो, कुछ भी हो, लेकिन एनी टाइम हम रेडियो को सुन सकते हैं। बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपने देखा होगा कि जो हम घरों में बिना तार वाली रेडियो, मतलब रेडियो का कोई कनेक्शन नहीं होता जहाँ से उस कार्यक्रम का प्रसारण होता है, लेकिन हम उन्हें तरंगों के माध्यम से ही सुन पाते हैं। तो देखिए स्पष्ट सी बात है, उपयोग में आ जाएगा इसका। संचार तथा टेलीविजन सिग्नल प्रसारण में होता है माइक्रो तरंग का उपयोग। ठीक है, तो ये हुए हमारे तीनों प्रश्न के आंसर। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। ये जो हमने 7 पॉइंट देखे, मतलब 7 प्रकार देखे ना हमने विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के, पहले गामा, फिर एक्स, फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य, फिर अवरक्त, फिर माइक्रो तरंग, फिर रेडियो तरंग। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बनता ही है। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिए तो आप समझ जाइए कि 60% इस यूनिट की आपने तैयारी कर ली है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोई शॉर्ट तरीका बना लीजिए अपने से। जैसे पहला है गामा, तो जी, फिर एक्स, ठीक है, फिर यू, फिर आई, फिर यहाँ पे विजिबल है, वो लिखा नहीं गया है, शायद छूट गया होगा गलती से, और लास्ट में क्या है यहाँ पे, रेडियो वेव्स। तो ये ठीक है, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो अपने से। कुछ भी एक शॉर्ट तरीका बना लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो अपने से बना सकते हो आप। ठीक है, तो या तो इस तरह से कोई संकेत बना लीजिए, एक्स वाई, यू वी, ठीक है, आई आर, वाई से गामा, एक्स से एक्स, यू से अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर लास्ट में रेडियो तरंग। इनके खोजकर्ताओं के लिए भी कुछ इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हटाना, ये हटाना नहीं है, गलती से छप गया है। हवा या निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल सी, चुंबकशीलता म्यू0 तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 में संबंध लिखिए। और फिफ्थ क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं दोनों क्वेश्चन को साथ में समझाती हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। तो देखिए तीनों में जो संबंध होता है वो ये होता है, सी इक्वल 1/√एप्सिलॉन 0 इंटू म्यू0 या म्यू0 इंटू एप्सिलॉन 0। अब ये संबंध को हम मैक्सवेल समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इस समीकरण को किसने दिया था? मैक्सवेल ने। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मैक्सवेल का समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ही उन्हें डिस्क्राइब कर दिया गया है कि सी क्या है, म्यू0 क्या है, एप्सिलॉन क्या है। तो जो एप्सिलॉन 0 है वो निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और जो म्यू0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? तो 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये मान आपको याद रखना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए, हो सकता है 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि म्यू0 का मान कितना होता है। तो ये संबंध में सिर्फ आपको इतना लिखना है और ये डिस्क्राइब कर देना है कि कहाँ पे कौन क्या है। सी क्या है? तो सी है प्रकाश का वेग। सी क्या है भाई? प्रकाश का वेग। ठीक है, तो ये मैक्सवेल का समीकरण है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि मैक्सवेल के प्रकाश का वेग समीकरण लिखिए, तो भी उसका आंसर यही लिखना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलाक्षणिक गुण या गुण लिखिए। ठीक है, तरीके अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछने के 1-2 शब्दों में हेरफेर हो सकता है। तो गुण क्या होते हैं?
पहला तो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें दोलनीय आवेश अथवा त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गमन कर सकती है। तीसरा, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में संचरण की दिशा के लंबवत समान कला में दोलन करते हैं। इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। ये तरंगे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। ये तरंगे मुक्त आकाश में समान वेग से चलती हैं। इन तरंगों का निर्वात में वेग समीकरण देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले देखे, द्वारा तथा अन्य पदार्थीय माध्यम में समीकरण V=1/√μ द्वारा दिया जाता है। देखिए, वैसे तो 2 मार्क्स में इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको। 2 मार्क्स में आपको कोई भी 3 पॉइंट लिखना है, तो आपको जो भी 3 पॉइंट यहाँ से सरल लगते हैं उन्हें आप अपने अनुसार छांट लीजिए स्टूडेंट्स, और याद कर लीजिए। आप पूरा भी याद कर लीजिए। देखो, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन बैंक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहीं से बनेंगे या छोटे प्रश्न वो यहीं से बनेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, यहाँ से 50% 60% क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन फिर भी आप अपने से अतिरिक्त तैयारी भी रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव। क्वेश्चन बैंक का नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है समझाइए। भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये ग्रीन हाउस प्रभाव। देखिए, आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रहा है। ठीक है, डायग्राम में ये बादल, ये वायुमंडल है। ठीक है, निचले वायुमंडल में गैस है, और ये पृथ्वी, मान लो कि ये पृथ्वी का तल है। ठीक है, कुछ इस तरह से। भाई, हमारे पृथ्वी के आसपास क्या है? वायुमंडल का घेरा। अब उसके भी अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, आपने पढ़े हो क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, आयन मंडल। तो ये वायुमंडल का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ बात आ रही है ग्रीन हाउस प्रभाव की। तो पृथ्वी से मतलब कि पृथ्वी जो है ग्रह है, और इसके ऊपर किसका प्रकाश पड़ता है? सूर्य का। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो भाई इस प्रकाश को अवशोषित करने की भी क्षमता होनी चाहिए इसके पास में। तो क्या होता है, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल की जो अनेक परतें हैं, ये परतें जो हैं ये सूर्य प्रकाश से को अवशोषित कर या उससे उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित कर कहाँ परावर्तित कर देता है? नीचे की ओर, है ना। नीचे हम यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हम जैसे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जानवर, पेड़ पौधे, सब चीज़ हैं। तो इनको ऊष्मा की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बिना ऊष्मा के तो जीवन संभव नहीं है। तो इस तरह से वायुमंडल का ये काम होता है। अब एक ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर हम परिभाषा को देखें तो उसकी परिभाषा ये है, सिंपल शब्दों में देखा जाए तो, कि जो वायुमंडल है सूर्य से आने वाली अवरक्त विकिरणों के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है और दृश्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने देता है। सूर्य से आपतित ऊर्जा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिससे यह विकिरण का उत्सर्जन करने लगती है। पृथ्वी का ताप सूर्य के ताप की तुलना में काफ़ी कम होता है। वैसे ये डिटेल है इसका, लेकिन देखिए आपको शॉर्ट में 2 नंबर में क्या कैसे लिखना है मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसकी परिभाषा तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने शब्दों में इस तरह से लिख सकते हो कि सूर्य से आने वाली अवरक्त विकिरणों को वायुमंडल वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जिसके कारण वायुमंडल का ताप संतुलित रहता है और यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मिलती है, जिससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। यह इसे ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, वैसे बहुत काफ़ी सरल शब्द हो गया, थोड़ी बुक की भाषा में भी आप परिभाषा लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये डिटेल है, पूरा डिटेल में आप देख लीजिए। जैसे ये यहाँ पे दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन अवशोषित करता है, तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है इसे, नो के
उत्तर। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पे समझ में ना आए हो या मेरा डिस्क्राइब करना आपको कहीं पे भी डाउट लगता हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे आप हाँ फिर से समझाइए, यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। तो स्टूडेंट्स अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट